हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम ईटीटी की दोनों रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कुछ बातचीत करेंगे। ऐसे कुछ 2-3 मुद्दे हैं जिनको लेकर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है जो कन्फ्यूज़ है। कहीं न कहीं इस तरह के जो मैसेज है जो सर्कुलेट किए जा रहे हैं, जिनको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो कैंडिडेट है परेशान हैं। इन सब पे आज हम बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा कि जनवरी में ईटीटी की दोनों रिक्रूटमेंट की जॉइनिंग होगी या नहीं होगी, इस पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए 7 और 8 जनवरी को जो भी एनआईयूज़ के कैंडिडेट हैं उन्हें डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए बुलाया गया है। और इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है। और फिर भी काफ़ी कैंडिडेट पूछते हैं क्या सभी कैंडिडेट को जाना है? कि जी नहीं, सिर्फ एनआईयूज़ कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए बुलाया गया है। तो आई होप ये सब बातें आपको क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं कि अभी जो नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 2024 पूरा निकल गया, जहां पे हमें इतनी ज्यादा उम्मीदें थी कि कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। एज कंपेयर अगर हम 2025 से करें, स्टार्टिंग का फर्स्ट वीक ही है और फर्स्ट वीक में ही इतने सारे नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं, और जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है पूरे काडर के लिए। तो क्या ये जो काम जो नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं, क्या एक्चुअल में कोई काम हो रहा है? क्या ग्राउंड लेवल पे जाकर एक्चुअल में इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करवाने की कोशिश की जा रही है? और अगर की जा रही है तो कहीं ये कोई प्रोपोगेंडा तो नहीं है? और अगर कोई प्रेशर के तहत ये काम हो रहा है तो प्रेशर है किस चीज का? और ज्वाइनिंग को लेकर कहां तक उम्मीद है कि क्या जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग होगी? इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, अगर मैं काम की बात कर लेती हूँ कि क्या एक्चुअल में कोई काम किया जा रहा है, तो देखिए सिंपल सा आंसर रहेगा यस। फिलहाल ईटीटी की दोनों रिक्रूटमेंट को लेकर एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे काम किया जा रहा है। और उसका जो रिजल्ट है वो आप सबके सामने भी है, जिस तरह से नोटिफिकेशन वगैरह जारी किए जा रहे हैं। दूसरी अब बात कर लेते हैं कि अगर काम किया जा रहा है तो एक्चुअली प्रेशर किस चीज का है? किसके प्रेशर में काम किया जा रहा है? देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो इस टाइम जो भी रिक्रूटमेंट को लेकर काम किया जा रहा है उसका सिंपल सा एक ही रीजन है, एक ही प्रेशर है, वो है कोर्ट। मैं ये नहीं कहूंगी कि कार्डन ने काम नहीं किया, कैंडिडेट ने नहीं किया। नो डाउट बहुत अच्छा काम किया है कार्डन ने। बट फिर भी एट प्रेजेंट जो प्रेशर सबसे ज्यादा काम कर रहा है वो है माननीय हाई कोर्ट का प्रेशर। अब देखिए यहां तक जो रिक्रूटमेंट जो डिली हुई है, इतनी लंबी ये जो रिक्रूटमेंट चली है, कब ये रिक्रूटमेंट पहले ही पूरी हो जानी चाहिए थी। उसके बाद भी 2025 में अब डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी चल रही है कैंडिडेट की दोबारा से। ये जो पूरी डिले का सबसे बड़ा रीजन भी कहीं ना कहीं माननीय हाईकोर्ट ही है, क्योंकि इस तरह की जो डिसीजन देखने को मिले एग्जाम दोबारा से हुआ इस वजह से। दूसरा जो आज आज एक्चुअल में जो काम किया जा रहा है उसके पीछे भी सबसे बड़ा रीजन ही माननीय हाईकोर्ट ही है। क्यों है? अब ये समझिए। सबसे पहले देखिए, आप सबको पता है माननीय हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए थे कि 3 मंथ्स में एग्जाम लेना है और विद इन 6 मंथ आपको ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट करनी है। और 6 मंथ अब भी आपके जनवरी एंड में कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी है जो मतलब ये बोलते हैं कि 30 जनवरी को होंगे या 28 जनवरी को होंगे। देखिए ऑर्डर में क्लियरली मेंशन है कि 3 मंथ्स फॉर द एग्जाम एंड 6 मंथ फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इस प्रोसेस को स्टार्ट किया जाएगा। तो यानी कि जनवरी में आपकी जो माननीय हाई कोर्ट ने जो टाइम अबाउंट दिया है, जो एक टाइम दिया है रिक्रूटमेंट की प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, वो टाइम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर जनवरी तक जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट नहीं किया जाता है, यानी जनवरी एंड तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया जाता है, तो डिपार्टमेंट पे बनेगा कंटेम्प्ट। यहाँ पे कंटेम्प्ट होगा कि माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया। और एक बार देखिए कंटेम्प्ट फाइल हुआ तो उसका सिंपल सा है कि डिपार्टमेंट के पास कोई भी वैलिड रीजन नहीं है रिक्रूटमेंट पूरी न करने का, क्योंकि सितंबर में लास्ट ईयर लिस्ट जारी की गई थी और उसके बाद कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं था जिसके बिहाफ पे रिक्रूटमेंट को इतना डिले किया जाए। सिर्फ आप सबको पता है कि सिर्फ डिफरेंट टाइप्स के बेसलेस रीजंस दिए गए, बहाने दिए गए और जैसे तैसे कर सिर्फ 2024 से इस रिक्रूटमेंट को 25 में लाया गया। एक्चुअल में कोई वैलिड रीजन था नहीं इस रिक्रूटमेंट को इतना डिले करने का। और अगर कंटेम्प्ट बना तो ऑब्वियस सी बात है कि डिपार्टमेंट के पास जवाब भी नहीं होगा कि रिक्रूटमेंट जो है अभी तक इसकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट क्यों नहीं की गई। यही सबसे बड़ा रीजन है कि इस टाइम रिक्रूटमेंट को लेकर इस तरह के नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं और इस तरह से आगे की जो प्रोसेस है वो देखने को मिल रही है। अब दूसरी बात सुन लीजिए जो मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए आप सबको पता है कि ये 59-94 की रिक्रूटमेंट है और इसमें डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। डिफरेंट जो ग्रुप्स है क्यों बने, किन कंडीशन से बने, क्या रीजंस रहा, ये तो आप सभी देखिए, आप सबको पता ही है। बट यहाँ पे मेन इशू क्या है कि उन ग्रुप्स में कुछ एक कैंडिडेट ऐसे है जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव है। एक्टिव इन द सेंस, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई डिपार्टमेंट से न्यूज आती है या फिर कोई भी ग्रुप में मैसेज किया जाता है तो वो उसी टाइम एक्टिव हो जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैसेज करेंगे। और वो क्या है कि वो ये सोचते हैं, और जो कैंडिडेट जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं उनके माइंड में ये आता है कि शायद सबसे बड़े हितैषी जो है आपके वो वही कैंडिडेट है।
जबकि वो कैंडिडेट सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, आप इसे अच्छे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एक कैंडिडेट, आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, ग्रुप में मैसेज करता है कि जो लिस्ट है वो 3000 कैंडिडेट की आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि 3000 की जब लिस्ट आएगी तभी उसका सिलेक्शन हो पाएगा। दूसरा कैंडिडेट मैसेज करता है कि नहीं, लिस्ट तो 3500 की आनी चाहिए, क्योंकि उसने एस्टिमेट लगा लिया है कि उसका सिलेक्शन सिर्फ तभी होगा जब 3500 की लिस्ट आएगी। और इस तरह के काफी कैंडिडेट हैं जो कि एक्टिव रहते हैं, जिनका सारा दिन यही काम होता है, और वो ये सब काम अपने लिए कर रहे हैं, खुद के लिए वो काम कर रहे हैं ये सब। और आपको ये लगता है कि वो आपके लिए बहुत बड़े हितैषी है, आपके आपके लिए कुछ करेंगे, तो देखिए जिस दिन उनका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन वो गायब हो जाएंगे, वो कहीं दिखेंगे भी नहीं आपको। वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। जिस भी कैंडिडेट की रैंक फर्स्ट है और जिस भी कैंडिडेट की रैंक लास्ट है, दोनों कैंडिडेट के इक्वल राइट बनते हैं ज्वाइनिंग के, चाहे वो 59-94 की रिक्रूटमेंट हो, चाहे वो 23-54 की रिक्रूटमेंट हो। रैंक फर्स्ट और रैंक लास्ट, दोनों कैंडिडेट के इक्वल राइट बनते हैं कि दोनों की ज्वाइनिंग हो। और पहले भी बहुत सी ऐसी रिक्रूटमेंट हुई है जहां पे सिंगल लिस्ट में रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुई है, और आगे भी होती रहेगी। पर अभी हमें इस टाइम 59-94 के हालात को समझने की जरूरत है। अब आप खुद सोच के देखिए, क्या ऐसे हालात है कि हम एक सिंगल लिस्ट की डिमांड उठाए? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये कहा जाए कि 3000 कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो, या फिर 3500 की ज्वाइनिंग हो, या फिर 59-94 की ज्वाइनिंग हो? थोड़ा सा रिक्रूटमेंट की हालात को समझने की कोशिश कीजिए कि इस टाइम हालात क्या है। और अब देखिए, बहुत से कैंडिडेट थे जो पिछले 1-1.5 साल पहले सिर्फ यही बात बोलते थे कि जैसे तैसे करके बस एक कैंडिडेट को ज्वाइनिंग करवा दी जाए ताकि रिक्रूटमेंट है वो सेफ हो जाए। और बाद में वही कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि रिक्रूटमेंट पे केस भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है एक बार स्टार्ट हो जाएगी तो बाद में और कैंडिडेट को भी मौका मिलेगा। और इसलिए जरूरी है कि जिन कैंडिडेट की जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, स्टेशन चॉइस है जो फिल हो चुकी है, जिनका सिर्फ एक स्टेप ही बाकी रहता है, उनको पहले प्रेफरेंस देके उनकी ज्वाइनिंग करवाई जाए ताकि बाद में और जो कैंडिडेट है उन्हें भी आके मौका मिल सके। अब नेक्स्ट बात करते हैं बैकलॉग की, कि जो भी देखिए बैकलॉग के कैंडिडेट है, मैं उन्हें एक बात बिल्कुल इंश्योर करवा देती हूँ कि आपकी जो बैकलॉग की जो भी सीट्स है वो 101% फिल होगी। 101% आपका जो बैकलॉग है वो क्लियर होगा। बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो लोग बोलते हैं बैकलॉग नहीं मिलेगा, ये होगा वो होगा, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। बैकलॉग 101% क्लियर होगा। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनके तहत रिक्रूटमेंट है ये आगे की प्रोसीड होगी। ठीक है, तो जो लोग आपको ये बोल रहे हैं कि चुटकियों में बैकलॉग पूरा हो जाएगा, तो देखिए ऐसा नहीं होगा। और ऐसी बातें भी वही लोग बोल रहे हैं जिन्हें बैकलॉग का मीनिंग ही नहीं पता, उन्हें रूल एंड रेगुलेशन का ही नहीं पता। बैकलॉग बिल्कुल क्लियर होगा। पर फिलहाल देखिए, थोड़ा सा समझिए, पेशेंस रखिए। आपकी रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने में किसी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अभी जो ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो रही है तो सिर्फ कोर्ट की वजह से, कोर्ट की वजह से ही कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जा रही है। तो थोड़ा सा इसे अंडरस्टैंड कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और बैकलॉग किस तरह से क्लियर होगा और क्या रूल एंड रेगुलेशन है, इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल डिटेल से विद प्रूफ एक वीडियो शेयर करूंगी कि एक्चुअली बैकलॉग है क्या। क्योंकि बहुत से लोगों को तो बैकलॉग का मीनिंग ही नहीं पता, और वो लोग काडर को गुमराह भी कर रहे हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका बैकलॉग 101% क्लियर हो। अब एक और बात कर लेते हैं। सुबह देखिए अर्ली मॉर्निंग में ही एक ग्रुप में मैसेज शेयर किया जाता है। मैसेज क्या था? मैसेज था कि आगे की रिक्रूटमेंट पूरी करवाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए प्रोटेस्ट की तैयारी की जा रही है। और प्रोटेस्ट भी कहाँ पे? चंडीगढ़ में। उसमें स्पेशली मेंशन की गई है बात, एक बहुत बड़ा मैसेज था जिसमें स्पेशली लिखा गया है कि चंडीगढ़ बैठने की तैयारी की जा रही है। सबसे पहले तो देखिए, जिस भी कैंडिडेट ने ये डिसाइड किया है और जिसने भी मैसेज ये टाइप किया, मेरा उनसे ही पूछना है, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि क्या आपने इसके लिए परमिशन ली है? आपने तो मैसेज लिख दिया, आपने डिसाइड भी कर लिया कि हम चंडीगढ़ बैठेंगे, क्या आपने परमिशन ली है? शायद आपको पता भी नहीं होगा कि चंडीगढ़ बैठने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए आपको स्पेशल परमिशन की जरूरत होती है। और अगर परमिशन ली है तो उसे ग्रुप में शेयर कीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए, ये चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ को आप संगरूर, मानसा, गंभीरपुर, मोहाली इनकी तरह कंसीडर नहीं कर सकते। वहां पे आपको प्रोटेस्ट में बैठने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। पर चंडीगढ़ में आप विदाउट परमिशन किसी भी हाल में, किसी भी हाल में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आपको पहले परमिशन लेनी भी, ऐसा नहीं है कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते चंडीगढ़ में, बिल्कुल कर सकते हो। बट उसके लिए देखिए एक स्पेसिफिक जगह डिसाइडेड है, और वो जगह भी बहुत ही आउटर एरिया में है। और वो जगह भी देखिए ऐसी है जहां पे पास में ही है डंपिंग ग्राउंड, मतलब कूड़े का ढेर, जहां से इतनी ज्यादा स्मेल आती है कि आप बैठ ही नहीं सकते। फिर भी मान लेते हैं कि कैंडिडेट हिम्मत करते हैं, बैठे रहते हैं 10 दिन, 15 दिन, महीना, आप बैठे रहोगे वहां पे, कोई भी आपकी सुनने वाला नहीं है।
क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहां पे प्रोटेस्ट करने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल आउटर एरिया, कोई भी नहीं सुनेगा आपकी। और ऐसे में हो सकता है कुछ कैंडिडेट के माइंड में ये बात आए कि नहीं नहीं जी, हम वहां पे बैठेंगे नहीं, हम रोस मार्च निकालेंगे, हम रोड जाम करेंगे, हम आवास का घेराव करेंगे मंत्रियों के। तो अगर आपके माइंड में ये बात है तो बिल्कुल उसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ पहले भी बहुत से प्रोटेस्ट किए गए हैं, कैंडिडेट के खिलाफ एक्शन भी लिए गए हैं, पर देखिए जिन्होंने एक्शन लिए हैं उन्होंने ही उन एक्शंस को सॉर्ट आउट भी किया है। क्यों? क्योंकि उन्हीं की पुलिस और एक्शन भी उन्हीं को लेना और आगे सॉर्ट आउट भी उन्हीं करवाना। बट अगर चंडीगढ़ की मैं बात करूँ तो देखिए चंडीगढ़ में ऐसा नहीं है। चंडीगढ़ की पुलिस न तो हरियाणा की न पंजाब की, ये आती है गृह मंत्रालय के अंडर। और एक बार यहाँ पे किसी तरह की आपको दिक्कत हुई तो आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा, किसी भी तरीके से आपका फिर मैटर सॉर्ट आउट नहीं होगा। अगर किसी भी तरह के किसी कैंडिडेट ने ये बात दिमाग में लेके आई हुई है कि हम ये करेंगे तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। और जो भी लोग आपको ये बोल रहे हैं कि चलिए हम ये कर देंगे वहां जाके, वो लोग पतली गली से निकल जाएंगे और कैरियर बर्बाद होगा सिर्फ और सिर्फ आपका। अब सोच लीजिए कि आपको आगे क्या डिसाइड करना है। कि अब जिस कैंडिडेट ने ये डिसाइड किया है और जिसने ये मैसेज टाइप किया है, मेरा उनसे डायरेक्ट मेरा क्वेश्चन है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी इतनी अप्रोच है कि आप गृह मंत्रालय तक जाकर कैंडिडेट की हेल्प कर पाओगे। कल को कोई एक्शन अगर कैंडिडेट के खिलाफ लिया जाता है तो आप कैंडिडेट को सेव करोगे। कैंडिडेट की सेफ्टी के बारे में आपने क्या सोचा है? दूसरा, अब ये सोचिए वो जो एरिया है वो इतना क्रिमिनल एरिया है, वहां पे आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है। अगर कोई बहन वहां पे जाती है, कोई किसी के साथ कोई मिसहैप होती है, तो कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? क्या आप लोगे उसकी जिम्मेदारी? क्या आपने ये सब बातें एनालाइज की है? तो अगर एनालाइज किए तो प्लीज मुझे जवाब जरूर दीजिए। और मैं तो पूरे काडर से कहती हूँ कि जिसने भी ये डिसाइड किया है चंडीगढ़ प्रोटेस्ट लगाने का, उससे जवाब मांगिए कि क्या आपने ये सभी बातें एनालाइज की थी? क्या एनालाइज होने के बाद आपने डिसाइड किया है? क्या कैंडिडेट की सेफ्टी आप इंश्योर करके चलोगे? बिल्कुल जवाब मांगिए उस कैंडिडेट से। और दूसरा, मैं उन कैंडिडेट से भी बोलना चाहूंगी जो पूरा दिन बस कट कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, सारा दिन बस मैसेज आगे के आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। भाई वो इतने कितने बड़े लीडर हैं जिनके मैसेज आप आए दिन ग्रुपों में फॉरवर्ड करते रहते हो और आप कोई असिस्टेंट लगे हुए हो? वो आप उन लीडरों के असिस्टेंट हो कि आप पूरा दिन बस आपका यही काम है कि उनके मैसेज को आगे आगे फॉरवर्ड किया जाए? आज से कोई भी कैंडिडेट इस तरह से फॉरवर्डेड मैसेज ना शेयर करे। जो भी कैंडिडेट मैसेज शेयर करेगा उसी की जिम्मेदारी बनेगी कि ये मैसेज उसी ने ही किया है और उसी से जवाब मांगा जाएगा। क्योंकि अक्सर बहुत सारे मैसेज किए जाते हैं, फिर रीजन देखने को मिलता है मैंने तो फॉरवर्ड किया था मैसेज। जो फॉरवर्ड करेगा उसी से जवाब मांगा जाएगा। तो थोड़ा सा सोच समझिए और जवाब जरूर दीजिए इस बात का कि कितना सेफ है, कितना आपने इस चीज के बारे में एनालाइज किया है। और अब ये आर्गुमेंट मत दीजिएगा कि मैं तो डीपीआई मोहाली की बात कर रहा था, चंडीगढ़ की नहीं। देखिए क्लियरली मेंशन है मैसेज में कि चंडीगढ़ की बात कही जा रही है और डीपीआई मोहाली और चंडीगढ़ में बहुत फर्क है और सबको पता है। हो सकता है आपको ना पता हो, बाकी पूरे कैडर को अच्छे से पता है दोनों में डिफरेंस। और अगर फिर भी कोई भी एक्शन लेना है, कुछ भी डिसाइड करना है, तो सिंपल सी बात है, ऐसी जगह डिसाइड की जाए जहां पे सबसे ज्यादा यूथ हो, जहां पे सबसे ज्यादा कैंडिडेट हो और कैंडिडेट को आने में जाने में कोई दिक्कत ना हो। बाकी तो देखिए आपकी मर्जी है आपको कहाँ पे क्या करना है, पर काडर एक बार जरूर सोचिएगा कि जो लोग बिना सोचे समझे इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं वो आपके कैरियर को किस तरह से चौपट कर सकते हैं, किस तरह से वो विदाउट एनी रीजन और विदाउट एनी एनालाइज आपको कहीं भी जाने के लिए तैयार कर रहे हैं कि चलिए हमारे साथ। थोड़ा सा खुद के बारे में भी सोचिए, अपने कैरियर के बारे में सोचिए, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। बस इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि जनवरी में कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो और आपके लिए ये जो नया साल है बहुत सारी खुशियां लेके आए, कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो और उसके बाद बैकलॉग पे भी कोई अच्छा जो स्टेप है वो देखने को मिले। बस इसी के साथ वीडियो में एंड करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।